गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक कुमार जीएस पारा मेडिकल कॉलेज हाजीपुर से आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको कि यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। किडनी का जो बना हुआ था वो नेफ्रॉन से बना हुआ था, और नेफ्रॉन्स के जितने भी पार्ट्स थे, बॉमन्स कैप्सूल टू कलेक्टिंग ट्यूबल्स, वहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो किडनी जो क्रिया कर रही है वो किसका काम कर रही है। ब्लड को फिल्टर करने के साथ साथ क्या कर रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन कर रहा है, यूरिन का ये फॉर्मेशन भी कर रहा है। तो ये कैसे ब्लड का फिल्टर करता है, फिल्टर करने में सबसे जो मेन आता है वो क्या आ रहा था, ग्लोमरस आ रहा था, जो कि कहाँ होता था, बॉमन्स कैप्सूल्स में होता था। ठीक है, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोमरस फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो किस दर से ब्लड को फिल्टर करती है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जीएफआर, ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमरस फिल्ट्रेशन रेट, जिसको कि शॉर्ट में बोला गया है जीएफआर, ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे ये ब्लड का फिल्टर करने का काम किया, फिल्टर करेगा किडनी, किडनी के अंदर सोता है नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स से ही किडनी का बनना, और जो भी क्रिया फंक्शनल यूनिट होती है वो नेफ्रॉन्स ही होती है किडनी का। तो ठीक है, तो इसमें आता है फर्स्ट हमारा बॉमन्स कैप्सूल और ग्लोमरस। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर क्या बनता था, ये बना रहा था मेलपिग्गी बॉडी का निर्माण कर रहा था। बाद बाकी जो भी बन रहा था वो रेनल ट्यूबल्स बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि 1100 to 1200 ml ब्लड इन किडनी। दैट मीन्स क्या होता है कि इतना जो ब्लड है, ये इतना जो है लगभग ml जो है वो क्या होता है कि किडनी में ब्लड जाता है। ठीक है, किडनी में उतना ब्लड जाता है, बट किडनी जो है ब्लड गया। ठीक है, अब ब्लड जो बना हुआ था, इसमें ग्लोमरस में हम लोग पढ़ रहे थे कि वो ब्लड सेल का फिल्ट्रेशन नहीं करता है। मान लिया जाए ये ब्लड है, ठीक है, ब्लड है, ब्लड जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से, प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना हुआ है, जिसमें कि ब्लड सेल जो होता है वो 45% होता है और प्लाज्मा 55% होता है। ये ब्लड का कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, तो इसमें जो फिल्ट्रेशन जो हो रहा था, नहीं कर रहा था और हो रहा था, ये जो ब्लड सेल्स है उसका ये नहीं कर रहा था। क्या फिल्ट्रेशन का जो क्रिया थी वो ब्लड सेल का नहीं कर रहा था, वो कर रहा था किसका, प्लाज्मा का, प्लाज्मा का कर रहा था। और प्लाज्मा में भी नहीं कर रहा था किसका, प्रोटीन का जो फिल्ट्रेशन है वो नहीं कर रहा था। ठीक है, प्रोटीन का भी फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि चलो ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोटीन का नहीं कर रहा था, बट इसका फिल्ट्रेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले देखा जाए प्लाज्मा 55% होता है। ठीक है, प्लाज्मा 55% होता है और हमारे किडनी में इतना ml ब्लड आता है। ठीक है, तो इसका अगर परसेंटेज निकाला जाए तो क्या होगा कि 1 मिनट में कितना ml ब्लड को वो फिल्टर करता है। तो देखा जाए कि इतना ml आ गया। ठीक है, इसको इतना ml का 55% कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सी आएगा 650 ml पर मिनट। तो वो इतना जो है वो ब्लड फिल्टर करता है, 650 मिलीलीटर पर मिनट जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, बट अगर आगे देखें तो इसमें क्या दिखाया गया है कि ग्लोमरेशन जीएफआर का जो रेट है वो 125 ml पर मिनट ही है। दैट मीन्स क्या हो गया कि अप्रॉक्सी 525 जो है वो नहीं है, ये इसमें से बहुत कमी है। तो 125 ml ही है वो ग्लोमरस फिल्ट्रेशन करता है। वो इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो प्लाज्मा में प्रोटीन भी है, प्लाज्मा में प्रोटीन भी है, बट आगे जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं बार बार कि ग्लोमरस जो फिल्ट्रेशन का जो काम कर रहा था उसमें नहीं हो रहा था, वो प्रोटीन का नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे प्रोटीन का फिल्ट्रेशन रेट माइनस कर दिया जाता है तो 125 ml पर मिनट बनता है। ठीक है, इतना ml है वो ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है,
फिर अगर मान लिया जाए कि 125 ml 1 मिनट में करता है तो पूरे दिन भर में वो कितना कर लेता होगा, तो 180 लीटर जो है ब्लड उसको वो फिल्टर कर लेता है। वो बार बार ये साइकिल प्रोसेस होते रहती है, जो भी ब्लड है उसको बार बार फिल्ट्रेशन की जो क्रिया है वो साइकिल वो चलते रहती है। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना इजी है। जैसे अगर डाउट हो रहा हो कि हाँ ये कैसे हो जाएगा, तो मैथ्स की बात है 125 × 60, तो ये हो जाएगा कितना 1 आवर का। फिर इसको 24 से अगर जो भी कैलकुलेशन आएगा उसको अगर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 1 डे का आ जाएगा। ठीक है, वो 1 डे का कैलकुलेशन आ जाएगा कि हाँ 1 डे में कितना ब्लड है वो फिल्टर करेगा। तो ब्लड एक दिन में ब्लड का फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया, 180 लीटर पर डे। 180 लीटर तो होता नहीं है ब्लड नहीं, प्लाज्मा। ठीक है, तो इतना नहीं होता है। तो जो भी ब्लड हमारे शरीर के अंदर है वो बार बार अपना साइकिल चलते रहता है, जितना भी है वो हमेशा एब्जॉर्ब होकर और साइकिल जो है वो चलते रहता है। ठीक है, इसमें फिर आता है एक और प्रेशर आता है जिसको बोला जाता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर ये क्या है आगे देखते हैं। जैसे इसको EFP इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बोला गया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि प्रेशर ऑफ कैपिलरीज माइनस प्रेशर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल्स माइनस प्रेशर ऑफ कैपिलरीज माइनस कोलाइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज माइनस कोलाइडिक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल्स। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि आर्टियोल जो होता है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, बॉमन्स कैप्सूल्स था। ठीक है, इसके अंदर जो था वो क्या था, इस प्रकार से आज ए जा रहा था और ई निकल रहा था, ए जा रहा था और ई निकल रहा था। इसमें अंदर ये ऐसा संरचना हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से जो संरचना होती है, तो इसमें क्या होता है कि ए वाला जो प्रेशर है और ई वाला प्रेशर होता है, यही इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है। उसकी वजह से ब्लड जो ग्लोमरस में फिल्ट्रेट हो रहा है वो इसी प्रेशर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। प्रेशर ऑफ CAP दैट मीन्स प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक कैपिलरी प्रेशर इन ग्लोमरस कैपिलरीज कितना होता है 45 mmHg। 45 mmHg हो गया किसका, PCAP प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन ग्लोमरस। ठीक है, तो इसका हो गया 45 mmHg और प्रेशर ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बॉमन्स कैप्सूल कितना हो गया 10 mmHg। 10 mmHg। फिर आ गया कोलाइडियल प्रेशर ऑफ प्लाज्मा इन ग्लोमरस कैपिलरीज कितना हो गया 25 mmHg एंड कोलाइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर इन फिल्ट्रेशन ऑफ बॉमन्स कैप्सूल, तो ये हो गया कितना 0 होता है। ठीक है, ये इसका 0 होता है। तो फिर से एक बार देखते हैं इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर PCAP। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 45 mmHg। इसका प्रेशर कितना हो गया 45 mmHg प्रेशर हो गया। फिर बॉमन्स कैप्सूल में कितना आ गया 10 हो गया। फिर कोलाइडियल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया 25 और इसका तो 0 होता है। तो इस प्रकार से अगर इसका कैलकुलेशन किया गया है तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, बहुत ईजी है। 45 माइनस 10, फिर ये माइनस फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर ये 25 और ये माइनस उसका वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये 35 माइनस 25। ठीक है, 35 माइनस 25 कितना आ गया 10। तो यही 10 mmHg जो होता है वो किसका प्रेशर होता है इफेक्टिव फिल्ट्रेशन रेट। इसी फिल्ट्रेशन रेट की वजह से जो है वो ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया जैसे कि बॉमन्स कैप्सूल से लेकर कलेक्टिंग ट्यूबल्स तक संरचना देखा, वो किसका था नेफ्रॉन्स का था। ये नेफ्रॉन्स क्या कर रहा था कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ते आया है, इस प्रेशर में क्या क्या आया है, फंक्शन में जो भी पढ़ा है, बॉमन्स कैप्सूल टू
बॉमन्स कैप्सूल टू कलेक्टिंग ट्यूबल्स, तो उसमें जो हमारा आया है वो क्या आया, फर्स्ट आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता है, वो ग्लोमरस में हुआ करता था, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम होता था। फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता था, ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन होता था, ठीक है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। इसमें जैसे ये क्या होता है कि इमेज का फॉर्मेशन अगर किया जाए तो ये इस प्रकार से होता था, सिंपली वे में किया जाए तो, ठीक है, सिंपली वे में किया जाए तो इस प्रकार से संरचना हुआ करता था, ठीक है, और ये ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो ये हुआ, मान लिया जाए बॉमन्स कैप्सूल्स, बॉमन्स कैप्सूल के अंदर ग्लोमरस, ग्लोमरस के बाद क्या होता था, पीसीटी, पीसीटी के बाद क्या होता था, पीसीटी के बाद होता था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और ये होता था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता था उसमें 3 ही क्रिया होती थी, एक होता था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का और ट्यूबुलर सिक्रेशन का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा था, ग्लोमरस कर रहा था, ठीक है, ग्लोमरस कर रहा था। ग्लोमरस में मेजर जो फंक्शन था, डिफिनीशन देखा जाए या फिर पिछला वीडियो देखा जाए तो उसमें बताया गया था कि मेजर फंक्शन ऑफ ग्लोमरस इज टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन, इस प्रकार का था। तो ये क्या करता था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करता था। बाद बाकी क्या है, बॉमन्स स्पेस था, उस प्रकार से ये आज नीचे आ जाता था पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूबल्स में, ठीक है। तो वो हो गया कि वहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। फिर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता था, अब हुआ क्या कि ये जो वे है, ये जो पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले के बाद डीसीटी भी आता था, डीसीटी के बाद कलेक्टिंग ट्यूबल्स आता था। तो होता क्या था कि इस क्रिया में बहुत सारे जो भी ज़रूरी के आयंस थे या फिर न्यूट्रिशन या फिर कुछ भी था वो बहुत ज़्यादा क्या था, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता था। अब ये जो मान लिया जाए ये इस प्रकार का वे है, इस प्रकार का वे है, तो ये क्या है कि इस प्रकार से ये तो अगर जाएगा तो यूरिन के माध्यम से पास आउट हो जाएगा, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, तो उसको पास आउट होने नहीं देना है, ठीक है, पास आउट होने नहीं देना है। तो ये नेफ्रॉन से क्या होता था कि ये जो ई वाला जो आर्टियोल था वो एक संरचना बनाता था, एक कंस्ट्रक्शन का निर्माण करता था जिसको बोला जाता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जो इस प्रकार से सबके आसपास हुआ करता था, ठीक है। तो ये क्या होता था कि इसमें अगर इस वे में से आ गया, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो ये क्या आता था कि पुनः मांग कर लेता था कि तुम इसमें से फिर इसमें आ जाओ। क्या होता था कि ये जो वे है इस वे से इसमें आ जाता था, नेफ्रॉन से आ जाता था ब्लड में, ब्लड जो कि क्या होता था, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का निर्माण करता था, वो ई आर्टियोल करता था, ठीक है। अब वो हो गया। अब फिर क्या होता था कि ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होता है कि अब मान लिया जाए कि कुछ जो आयंस है वो इस प्रकार से आगे निकल गया तो जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो क्या होता है कि वो उसको पुनः मांग कर लेता था, पुनः इसमें डिमांड कर लेता था कि तुम बाहर चले गए हो, तुम मेरे लिए बर्बाद हो। ये क्या जाएगा, ये इस प्रकार से इफेरेंट आर्टियोल आगे जो बनेगा वो किसका बनेगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनेगा, रेनल वेन का निर्माण करेगा, रेनल वेन का निर्माण कर लेगा, ठीक है। तो वो शरीर में नुकसान करेगा। तो ये क्या होता था कि नहीं तुम आ जाओ, रिटर्न, तुम्हारा फिर से फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, इस प्रकार तुम्हारा फिर से फिल्ट्रेशन किया जाएगा, तब तुम जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस प्रकार से आगे जाएगा। तो यही कहानी हुआ करता था यूरिन के फॉर्मेशन में, जो कि नेफ्रॉन के अंदर बॉमन्स कैप्सूल से लेकर कलेक्टिंग ट्यूबल्स था वहाँ तक हुआ करता था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इतना हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे जो हम लोग देखेंगे वो अब देखेंगे कि कंपोजिशन ऑफ यूरिन क्या होता है। अब यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये 3 क्रिया होने के बाद क्या हो रही है कि अब यूरिन हो गया। तो यूरिन में कौन कौन सा कंपोनेंट्स है उसके बारे में अब देखते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन इज एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग more than 95% of water and 5% of other constituents below with their decreasing concentration।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि जैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फॉर्मेशन होने में 3 स्टेप्स हो रहा था। फर्स्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, उसके बाद कौन सा हो रहा था, रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद हो रहा था कौन, ट्यूबुलर सिक्रेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप होने के बाद हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। तो यूरिन में जो है क्या है कि 95% क्या है, वाटर है, 5% जो है वो अदर क्या है, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। 95% वाटर हो गया और 5% में क्या आता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब आता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आता है वो यूरिया आता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यूरिया है 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटेशियम 0.750 ग्राम पर लीटर, क्रिएटिनिन 0.670 ग्राम पर लीटर। ठीक है, फिर आगे दिया गया अदर डिजॉल्व्ड आयंस, इनऑर्गेनिक एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें जो मान लिया जाए कि सबसे पहले ये यूरिन का कंपोजिशन दिया गया है, जिसमें से क्या आ गया, यूरिया आ गया, क्लोराइड आ गया, सोडियम, पोटेशियम, क्रिएटिनिन एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में आता है, जैसे प्रोटीन्स भी हो जाता है, हार्मोन्स आ जाता है। इसमें से भी ये क्या हो गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये सब है। तो इसमें जैसे क्या हो रहा है कि हमारा जो यूरिन जो आउटपुट होता है, आउटपुट जैसे उसका वॉल्यूम देखा जाए तो 1.5 लीटर पर डे होता है। 1.5 लीटर 1.5 लीटर है, उसको हम लोग यूरिन को पास आउट करते हैं। ठीक है, जिसमें से 1 लीटर में हम देखा जाए तो यूरिया की मात्रा होती है वो 9.3 ग्राम पर लीटर होती है, क्लोराइड है उसकी मात्रा 1.87 ग्राम होती है, सोडियम 1.17 ग्राम। इसी प्रकार से जो भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये सब की उसमें मात्रा होती है यूरिन में। ठीक है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6 to 6.5 पीएच होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, एसिडिक होता है, दैट मीन्स ये एसिडिक होता है। ठीक है, और ये देखा जाए कि यूरिन का अब कलर कैसा होता है, तो यूरिन का जो कलर होता है वो पेल लेमन येलो होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन एंड यूरोक्रोम। ये 2 क्या है, पिगमेंट्स होता है, यही 2 रीज़न होता है। इसी की वजह से क्या होता है, ये दोनों क्या करता है, यूरोक्रोम और यूरोबिलिन जो है वो क्या करता है, कलर पिगमेंट देने का काम करता है, किसका, यूरिन का। जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन का जो रंग होता है वो नींबू का जो रंग होता है उस प्रकार का होता है, नींबू का जो पीला रंग होता है उस प्रकार का रंग का होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जैसे बताया गया कि यूरिन 1.5 लीटर होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा भी पास आउट होता है। वो कैसे होता है, जैसे कोई भी लिक्विड फ्लूइड लिया गया, जैसे मान लीजिए अल्कोहल ही लिया गया, तो अल्कोहल लिया गया तो क्या होगा कि शरीर है वो ब्लड में जाकर मिलेगा, ब्लड में मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको फिल्टर करना शुरू करेगा। ब्लड में कुछ भी जाता है, कुछ भी, तो क्या होगा, ब्लड का क्या काम है, किडनी के अकॉर्डिंग, तो वो क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। जितना ज़्यादा फिल्टर करेगा उतना ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बनेगा और वो बाहर निकलेगा। तो इसी वजह से क्या होता है कि कुछ भी फ्लूइड मटेरियल्स लिया जाए तो वो डायरेक्टली क्या होता है कि यूरिन जो है उससे ज़्यादा पास आउट होने लगता है, वो उसका डेंसिटी उस प्रकार से बनने हो जाता है, फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, बेसिकली अगर प्रोटीन लिया जाए, प्रोटीन की मात्रा अगर खाने में ज़्यादा कर दिया जाए तो हमारा जो यूरिन का वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो यही है यूरिन का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से। और यूरिन का फॉर्मेशन होने के बाद क्या हो रहा है कि हम लोगों ने देखा कंपोजिशन ऑफ यूरिन, जिसमें ये सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, हार्मोन्स भी आते हैं, जिसका पीएच वैल्यू 6 to 6 पॉइंट है। और वॉल्यूम की बात की जाए तो 1 लीटर पर डे होता है। और ये कलर किस बात का होता है, किस कलर का, पेल लेमन येलो कलर का होता है। किसके कारण होता है, तो यूरोबिलिन और यूरोक्रोम है, उसकी वजह से ये इसका रंग
नींबू का पीला रंग की तरह होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लेकर जिसमें हम लोग अब पढ़ेंगे यूरेटर के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।